अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान को इस वक्त मशरिक और मगरिब दोनों जानिब से सिफारती और सिक्योरिटी से मुतालिक संगीन चैलेंजेस का सामना है, जो ना सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह पर भी तशवीश का बाइस बन रहा है। एक तरफ भारत है जो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ महाज आराई पर तुला हुआ है और अब उसने पाकिस्तान के मगरबी पड़ोसी अफगानिस्तान को भी भड़का कर या रही है तो दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने की जानिब रागिब कर लिया है। पाकिस्तान ने भारत को तो मार्का हक की सूरत में जेर कर लिया था, ताहम अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान अब भी तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। सिर्फ उस वक्त अफगान तालिबान रजीम को करारा जवाब दिया जाता है जब उनकी जानिब से करदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हल्ला शेरी देकर पाकिस्तान में दरअंदाजी करवाई जाती है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं और अब 6 नवंबर को तीसरा दौर होना है। ताहम इस दौर से कबल अफगानिस्तान एक बार फिर जुबानी कलामी और अमली तौर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर तुला हुआ है। सितम यह है कि अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को भी हवा देकर नुक्ता नजर और बयानियां अपने हक में बनाने की नाकाम कोशिश भी कर रही है, जिसका पाकिस्तान की जानिब से भी वाज़े, दो टोक और भरपूर जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से मंसूब उस बयान को सख्ती से मुस्तरद किया है जिसमें दावा किया गया था कि इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान अफगान फरीक ने पाकिस्तान को पेशकश की थी कि वो उन अफराद को मुल्क बदर करने के लिए तैयार है जिन्हें इस्लामाबाद सिक्योरिटी के लिए खतरा समझता है, लेकिन पाकिस्तान ने यह पेशकश कबूल नहीं की। अफगान खबर रसा एजेंसी आरियाना न्यूज के मुताबिक ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बात करते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से मुतालबा किया कि उन अफराद को अफगानिस्तान के अंदर ही काबू में रखा जाए बजाय इसके कि उन्हें मुल्क बदर किया जाए। उन्होंने यह दावा भी किया कि अगर पाकिस्तान काबिल एतमाद मालूमात फराहम करे तो अफगान तालिबान उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। ताहम पाकिस्तानी वजारत इत्तलात और नशरियात ने इन बयानात को हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के मुतराजिब करार देते हुए कहा है कि अफगान तालिबान तर्जुमान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतल्लिक हकायक को मस्ख किया। वजारत खारजा ने वजाहत की कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जो पाकिस्तान के लिए बराह रास्त खतरा है, और जब अफगान फरीक ने कहा कि ये अफराद पाकिस्तानी शहरी हैं तो पाकिस्तान ने तजवीज़ दी कि उन्हें बाज़ाब्ता सरहदी रास्तों से हवाले किया जाए, जैसा कि पाकिस्तान की देरीना पॉलिसी रही है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक उसके बरक्स किसी भी किस्म का दावा न सिर्फ गलत है बल्कि गुमराहकुन भी है, जिसका मकसद हक़ाइक़ को मस्ख करके बैनुल-अक़वामी बरादरी को गुमराह करना है। इस पस मंजर में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी अफगान तर्जुमान के बयानात को बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से मुतल्लिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों पर कौम, सियासी क़यादत और अस्करी इदारों में मुकम्मल इत्तफाक की राय मौजूद है। उन्होंने वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भारत की सरपरस्ती में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात से बखूबी वाकिफ हैं और इस बारे में किसी किस्म का इबहाम नहीं रखते। ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान हुकूमत को गैर नुमाइंदा करार देते हुए कहा कि वो अंदरूनी धड़े बंदी, खवातीन और अक़लियतों पर जबर, इजहार राय की पाबंदी और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली की जिम्मेदार है। वज़ीर दिफ़ा ने मजीद कहा कि 4 साल गुजरने के बावजूद अफगान तालिबान हुकूमत बैनुल-अक़वामी वादों की पासदारी करने में नाकाम रही है और अब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बयानात के जरिए प्रोपेगेंडा कर रही है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह और मजबूत है, अपने शहरियों को सरहद पार दहशतगर्दी और इंतहा पसंदाना नजरियात से बचाना और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाना। इसके साथ साथ पाकिस्तान दिफाई तौर पर अफगान और भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज का कला कमा भी कर रहा है। आज भी शुमारी वज़ीर ने पाकिस्तान अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने अहम कार्रवाई करते हुए 2 ख्वारिज को हलाक किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज के ज़राए के मुताबिक ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाई खुफिया मालूमात की बुनियाद पर अमल में लाई गई और हलाक होने वाले ख्वारिज में से एक का ताल्लुक अफगान तालिबान से है। मजीद बताया गया कि कामयाब कार्रवाई में मजीद 2 ख्वारिज के हलाक और 4 से 5 के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। इससे कबल आज खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू के इलाके दुआबा में पुलिस काफिले पर IED हमले के नतीजे में SHO समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए थे। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में खास तौर पर दहशतगर्दी की सरगर्मियों में उस वक्त नुमायां तौर पर इजाफा देखा गया था जब कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने नवंबर 2022 में हुकूमत के साथ होने वाला जंगबंदी का मुआहिदा खत्म कर दिया था। मुआहिदा खत्म होने के बाद कलदम TTP ने ऐलान किया था कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में तेजी लाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की वापसी का अमल भी तेजी से जारी है। तुर्कम बॉर्डर से सिर्फ एक दिन में 5220 अफगान मुहाजिरीन वापस अफगानिस्तान गए हैं। उनमें 401 कानूनी और 2314 गैर कानूनी अफराद शामिल है, जबकि अब तक मजबूरी तौर पर 8,28,000 से ज्यादा अफगान शहरी वतन वापस जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद से 19, पंजाब से 450 और दीगर सूबों से 25,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदों की वापसी अमल में लाई गई। पेशावर,
लंडी कोतल और कोहाट जेलों से भी 7,261 अफगान शहरियों की रिहाई के बाद वापसी मुकम्मल हो चुकी है। ये आदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में अफगान शहरियों की गैर कानूनी मौजूदगी के खिलाफ कार्रवाई न सिर्फ मरबूत है बल्कि बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक भी की जा रही है, जिससे अफगान हुकूमत के बाद बयानात खुद मुतजाद दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान से हालिया शिकस्त के बाद न सिर्फ शदीद सीख पा है बल्कि मोदी हुकूमत को अंदरूनी तौर पर भी सख्त मुज़ामत का सामना है। भारत के अंदर सियासी मंजरनामा भी तेजी से बदल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी ने मुल्क भर में सवालात को जन्म दिया है और बज़ाहिर इसी अजीमत को कम करने और सवालात से बचने के लिए हर हाल में पाकिस्तान से बदला लेने के लिए भारत ने अफगानिस्तान की सूरत में न सिर्फ अपनी प्रॉक्सियों को खुला छोड़ दिया है बल्कि बड़े पैमाने पर भी पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाजराई की तैयारियां कर रहा है। दूसरी जानिब भारत के लिए अस्करी शिकस्त के साथ साथ सिफारती तन्हाई और शर्मिंदगी भी एक बड़ा मसला बनती जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब तक तकरीबन 61 बार पाकिस्तान भारत जंग रुकवाने और 7 भारतीय तैयारों की तबाही के दावे सामने आ चुके हैं, जिसके जवाब में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म एक लफ्ज भी नहीं कह पाए। और यही सवाल भारत में अपोजिशन जमातें भी उठा रही हैं कि अमेरिकी सदर की जानिब से बार बार किए जाने वाले दावों के बावजूद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का खामोश रहना यह बताता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। न सिर्फ अमेरिकी सदर से खाइफ होने और उनका सामना न करने पर नरेंद्र मोदी को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है बल्कि उनके मुजाहिदा बयानात पर भी वो शदीद तनकीद की जद में हैं। इसके अलावा हाल ही में इंडिया और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुआहिदे में तोसी पर भी भारतीय दिफाई तज्जियाकार मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिनकी नजर में यह मुआहिदा भारत के फायदे से ज्यादा उसके नुकसान में है। इसके अलावा आलमी मंजरनामे पर आज एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है जब ईरान ने एक बार फिर अपनी जौहरी तनसीबात को तामीर करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अपनी जौहरी तनसीबात को मजीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करेगा, लेकिन मुल्क एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं रखता। अहम बात यह है कि ईरानी सदर ने यह बात ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के दौरे के दौरान कही, जहां उन्होंने मुल्क की जौहरी सनत के सीनियर हुक्काम से मुलाकात की। ईरानी सदर का मजीद कहना था कि इमारतों और फैक्ट्रियों को तबाह करने से कोई मसला नहीं, हम उन्हें दोबारा तामीर करेंगे। और इस बार ज्यादा ताकत के साथ वादे रहे कि जून में अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले किए थे, जिन्हें अमेरिका के मुताबिक एटमी हथियारों के प्रोग्राम का हिस्सा समझा जाता है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर तेहरान ने जून में अमेरिकी हमलों से तबाहशुदा जौहरी तनसीबात को दोबारा फाल करने की कोशिश की तो वो ईरान के जौहरी मराकज पर नए हमलों का हुक्म देंगे। तमाम मामला पर मजीद बात करने में ज्वाइन किया है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब और सीनियर सफारतकार मुनीर अकरम ने। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि अफगान तालिबान के साथ हमारा अगला जो मुज़ाकरात का दौर है वो 6 तारीख को होना है, 6 नवंबर को, और उसमें जो है एक मुआहिदे की भी जो है एक पॉसिबिलिटी जाहिर की जा रही थी, लेकिन जो बयानात अफगान तालिबान की तरफ से आ रहे हैं वो तो कुछ ज़्यादा हौसला अफजान नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कितने इम्कानात हैं कि ये मसला जो है पाकिस्तान के लिए फेवरेबली हल हो जाएगा? जी, हमने देखना है कि जो तालिबान की हुकूमत है वो ग्राउंड पर क्या करती है। उनकी जो लफ्ज़ा लफ्ज़ी है, जो प्रोपेगेंडा है, मेरे ख्याल में उस पे ज़्यादा हमारी तवज्जो नहीं होनी चाहिए। वो अपनी अंदरूनी हालात के लिए वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि उनको उनकी जो पॉपुलेशन है उसको नज़र ना आए कि कमज़ोर हैं, पर हैं कमज़ोर। उनके खिलाफ पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है। अभी तक हमने बहुत स्ट्रेटेजिक पेशेंस इस्तेमाल की है उनकी तरफ, पर अब हमारी स्ट्रेटेजिक पेशेंस भी काफ़ी कम हो गई है और हमने ये देखना है कि वो किस किस्म की कमिटमेंट्स देते हैं हमें और उन कमिटमेंट्स को किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमने देखना है, इस पे हमारी तवज्जो होनी लेकिन चाहिए। अफगान तालिबान के जो तर्जमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे आज उन्होंने एक इंकशाफ ये किया कि जी वहाँ पे जो मौजूद थे उनके मुज़ाकरातकार, उन्होंने पाकिस्तान को ये ऑफ़र की कि जी जो इंडिविजुअल्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को मतलूब है हम आपके हवाले कर देते हैं, लेकिन असल मसला तो सेंचुरीज़ का है, वहाँ महफूज पनागाहों का है। उनके खात्मे के वाले से तो वहाँ से किसी किस्म की कोई भी यकीन दहानी या ऐसी कोई वहाँ पे विल नज़र नहीं आ रही। तो जब तक उस तरफ अफ़गानिस्तान नहीं जाता, अफ़गान तालिबान नहीं जाते, तो ये मसला तो वहीं का वहीं मौजूद रहेगा। जी, इसीलिए हमने बहुत स्पेसिफिक उनसे एक्शंस मांगी कि वो क्या-क्या
एक्शंस लेना चाहिए उनको, जिसमें जो सेफ हेवन्स हैं उनको ख़त्म करना है, जो दहशतगर्द हैं उनके हथियार लेने हैं, और जो क्रॉस बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन होती है उसमें उनकी एक्शन, इन ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को बंद करने के लिए भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो हमने बहुत स्पेसिफिक चीज़ें उनसे मांगी हैं, और हमने अभी देखना है कि अगर वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर हमारे पास इख्तियार होगा एक्शन लेने का। और जाहिर है उसके लिए भी एक थ्रेश होल्ड होगा पाकिस्तान के जहन में। वो थ्रेश होल्ड या फिर वो सिचुएशन पॉइंट जो है वो यही है कि वहाँ से कोई भी हमला अगर पाकिस्तान के अंदर होता है दहशतगर्दी के वाले से, तो फिर पाकिस्तान जो है बिल्कुल भी जो है उस पर मजीद डिले नहीं करेगा और फ़ौरन वहाँ पे कोई काइनेटिक कार्रवाई की जाएगी इनसाइड अफगानिस्तान। जी, हमें ये देखना होगा, दहशतगर्दी होती है तो दहशतगर्द कहाँ से आते हैं और कौन से दहशतगर्द हैं, और उन्होंने क्या एक्शन लेना है। अगर उन्होंने क्रॉस करके एक्शन लिया तो फिर हमारे पास इख्तियार होगा, हम भी क्रॉस करके मारेंगे। पर अगर अंदरूनी है तो फिर हमने अंदरूनी स्टेप्स भी लेनी है बहुत सारी, यानी कि आ तो वहीं अंदरूनी से जो रहे हमारे। सर, आ तो वहीं से रहे हैं, ट्रेन होके वहीं से आते हैं, हथियार लेकर वहीं से आते हैं, और ये दरअंदाजी जब सीज फायर था उस दौरान भी जारी रही है, पिछले 24 घंटों के दौरान भी 2-3 अटैम्प्ट हुई हैं वहां से। जी, जी। वो समझ कि दहशतगर्दी वहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, पर हमने एक्शन दोनों तरफ लेना है। जी हाँ। एक्शन यानी कि इंटरनल लेना है जी हाँ। और एक्सटर्नल लेना है। तो दोनों तरफ हमने करना है। इस दहशतगर्दी को बंद करने के लिए हमने ये दोनों दोनों एक्शंस लेनी है, और सब में अहम बात ये होगी, अगर वो मानते हैं तालिबान हुकूमत कि दहशतगर्दी उनकी तरफ से आ रही है, तो जी फिर हाँ। उसकी स्टेप्स जो हमने बताए हैं वो उनको लेना चाहिए। जी हाँ। और अगर वो नहीं लेंगे तो फिर हमारे पास इख्तियार होगा कि हम उसका रिस्पॉन्स हम खुद लेंगे एक्शन। अगर हम एक बड़े ग्रेटर प्लान की बात करें मुनीर अकरम साहब, जो ग्रेटर पिक्चर इमर्ज हो रही है इस वक्त हमारे रीजन के अंदर, एक तरफ भारत है कि जिसने रिसेंटली पाकिस्तान से शिकस्त खाई है मार्का हक के अंदर, और उसके बाद फिर उसने अफगानिस्तान वाला फ्रंट जो है वो एक्टिवेट कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या समझते हैं कि दोनों फ्रंट से पाकिस्तान को एंगेज करके भारत के क्या आपको आगे डिजाइन या प्लान उनके नजर आ रहे हैं? जी, हिंदुस्तान की जो हमारे खिलाफ जो प्लान्स हैं वो तो बहुत अरसे से ज़ाहिर हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर कर रहे हैं। उसमें ईस्टर्न फ्रंट पे उनकी कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, वेस्टर्न फ्रंट पे उन्होंने दहशतगर्दी हमारे खिलाफ शुरू की है, और इंटरनली सैबोटाज और सबवर्जन करवा रहे हैं। तो तीनों तीनों चीज़ें वो करवा रहे हैं। तो हमने ये हमें ये समझ है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास क़ुव्वत है कि हम जवाब दे सकें, तीनों फ्रंट्स पे हम जवाब दे सकते हैं, और हम तैयार हैं। बिल्कुल। अगर उन्होंने कुछ शरारत की, ये जो एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं, अगर उसको किस तरह से ऑपरेशनलाइज़ किया हमारे खिलाफ, तो हमारे पास जवाब, हम तैयार हैं, खबरदार हैं, हम तैयार हैं। जहाँ तक कि वेस्टर्न फ्रंट है, उस पे नज़र आ रहा है कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं, ले सकते हैं। और इंटरनली भी एक बहुत अंदाज़े से हम एक्शन ले रहे हैं, हमें उसमें भी काम करना है, सही। और तीनों फ्रंट्स के ऊपर हमने काम करना है। चैलेंजिंग सिचुएशन है, पर हमारी काबिलियत है जी हाँ। इनको बिल्कुल, जवाब देने की। काबिलियत भी है और विल भी है, और जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को रिसेंटली पहुंचाया और आगे भी पाकिस्तान को उससे फ़ायदा मिल सकता है। मुनीर अकरम साहब, ये बताइएगा कि इस सारे तनाज़े के अंदर ज़ाहिर है भारत के अज़ाइम तो बड़े वाज़े हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। जो पिछली मरतबा उन्हें शिकस्त हुई है, शिकस्त फाश, उसकी अभी तक भारत जो है वो अब बदनामी से बाहर नहीं निकल सका, उसके प्रेशर से बाहर नहीं निकल सका। अंदरूनी तौर पर भी भारत के अंदर से जो अपोजिशन जमाते हैं वो नरेंद्र मोदी पर तनकीद करती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो 61 मरतबा 61 टाइम्स वो इस जंग का जिक्र कर चुके हैं कि भारत ने उनसे सीज फायर करवाया था, और 7 त्यारे गिरने की वो बात भी बार बार करते हैं, जिससे भारत पे प्रेशर मजीद बढ़ता है। नरेंद्र मोदी आल्दो एक मरतबा भी डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो कन्फ्रंट नहीं कर सके, उनकी बात को जो है वो डिनाई नहीं कर सके कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं, कहीं भी उन्हें वो कन्फ्रंट या डिनाई नहीं कर सके। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप का सारे मामले के अंदर होना, क्रेडिट लेना, क्या ये मुस्तकबिल की किसी ऐसी जारहियत को रोक सकती है, या फिर
भारत ने जो है किसी भी सूरत में इस दबाव में आकर कुछ ना कुछ जो है वो करनी है वहां से जारियत? ये देखें, मोदी साहब ने शिकस्त खाई है और उनकी अंदरूनी जो सिचुएशन है वो नाजुक हो गई है। अब बिहार में इलेक्शंस आ रही हैं, तो उस वजह से उनको दिखाना है कि जी हम बड़ी ताकत हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ ये फलानी चीज़ें कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल में उनमें हिम्मत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब और सीनियर सफारतकार मुनीर अकरम की गुफ्तगू, जिनका कहना है कि बड़ी हमाकत होगी, एक गलत फैसला होगा अमरीका का अगर वो न्यूक्लियर टेस्टिंग की तरफ फिर से जाता है। इससे दुनिया में बाकी ममालिक के लिए भी एक रास्ता खुल सकता है। प्राइम एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सियासी मंजरनामे के हवाले से जिसमें कुछ बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ रहनुमा हुई हैं। एक तहरीक चली मुल्क में मुफाहमत के हवाले से, फवाद चौधरी की सरबराही में, फिर डिनाई कर दिया गया शाह महमूद कुरैशी की तरफ से। ये मामला चल क्या रहा है, इसके पीछे कौन है, अहदाफ क्या है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, बात करेंगे मुख्तर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान तहरीक के साथ कुछ साबिक रहनुमाओं की मुलाकातों के बाद एक उम्मीद पैदा हुई थी, एक मुल्क में सिलसिला चला था मुफाहमत का, लेकिन आज उसका भी ड्रॉप सीन हो गया है कि ऐसी कोई मुफाहमत जो है वो नहीं होने जा रही। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने डिनाई कर दिया है कि शाह महमूद कुरैशी के साथ सियासी मामलात पर फवाद चौधरी और उनके साथियों की किसी किस्म की कोई भी बातचीत नहीं हुई। ये मुलाकात 10 मिनट से भी कम वक्त तक जारी रही और कोई सियासी बात नहीं हुई, सिर्फ उन्होंने तीमारदारी की। अब इस डिनाइल के बाद शाह महमूद कुरैशी का सारी एक्टिविटी से अपने आप को डिस्टेंस करना, दूर करना बता रहा है कि ये जो कोशिश है शायद वो आगे ना बढ़ सके, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस मामले को ऑन नहीं कर रही। ये कोशिश कैसे इनिशिएट हुई और मुल्क की सियासी मंजरनामे पर आने वाले दिनों में इसके क्या असरात होंगे और सियासत किस तरफ बढ़ेगी, बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब और आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया, दोनों ने आपने प्राइम में ज्वाइन किया। अतर काज़मी साहब, ये क्या मामला है? तहरीक इंसाफ के साबिका जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से एक कोशिश होती है, एक खबर सामने आती है कि वो शाह महमूद कुरैशी से मिले और अब वो मुफाहमत की एक भरपूर कोशिश शुरू करने जा रहे हैं। मुल्क के अंदर वो नून लीग से भी मिलेंगे, वो तहरीक इंसाफ के लोगों से भी मिलेंगे, वो मौलाना से भी मिलने जा रहे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से भी मिलेंगे। तो ये क्या मामला है? शाह महमूद कुरैशी के वकील ने तो डिनाई कर दी, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये क्या मामला चल रहा है और इसके पीछे क्या है फिर? देखिए, ये इन लोगों की ख्वाहिश हो सकती है क्योंकि इमरान खान साहब के माजी में आपको पता है ये सारे साथी रह चुके हैं, तो ये इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है। लेकिन क्या ये कोई जमात की तरफ से इनिशिएटिव है या जमात इसको कबूल करेगी? जितने भी लोगों की से आपकी भी बात हुई होगी, दीगर दोस्तों की भी बात हुई है, वो सब यही कह रहे हैं कि जमात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इसके नतीजे में इस वक्त कोई चीजें बेहतर हो सकती है? वो मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। अब देखिए ना, ये जो जितने भी, जिस तरह आपने भी कहा कि साबका साथी हैं, जब तक जो मौजूदा साथी, या तो होता है कि शाह साहब इनको लीड कर रहे होते, शाह साहब ने भी अपने आप को इस सारे अमल से अलहदा किया है, तो मेरे ख्याल में ये एफर्ट, आप उसकी एफर्ट की जो सिंसियरिटी है उसको तो अप्रिशिएट कर सकते हैं कि भाई मुल्क का सियासी पारा नीचे लाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इसके नतीजे में हुकूमत इनसे बात करेगी? देखे ना, हुकूमत भी उसको एंगेज करेगी जिसके हवाले से हुकूमत का ये ख्याल होगा कि ये दूसरी साइड पे कोई वजन रखते हैं, कोई असर रखते हैं। और इसी तरीके से जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, अगर उन्होंने कुछ करना होगा तो वो हुकूमत से डायरेक्ट बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक मीडिया की हद तक तो कुछ देर इस पे बातचीत होगी, इसके नतीजे में कोई बड़ी तब्दीली आती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। ये आमिर इलियास राना साहब, आपकी क्या राय है? ये आपको लग रहा है इसमें कोई वजन की ये जो कोशिशें हो रही हैं, आपको लग रहा है कि इसके कोई नताइज आ सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो मेजर एक स्टेक होल्डर है वो इन्हें ऑन नहीं कर रही? फवाद चौधरी साहब कहीं बैठे हो ना, तो वो फिर एकदम कह देते हैं इस बात में सब्सटेंस नहीं है। देखे ना, ये रेलिवेंट नहीं है, तो ना उनकी बात में सब्सटेंस है ना वो रेलिवेंट है। वो रेलिवेंट बनने की पूरे ग्रुप ने कोशिश की है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब को भी ख़राब कर रहे हैं, जिनसे नाम ले रहे हैं उन सबको ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी लंबी तवील कैद काटी हुई है, जेलों में मौजूद हैं और ये दूसरी दफ़ा ये पहुंच गए हैं। पहले शायद ये अडियाला एक दफ़ा आए थे सारा ग्रुप मिल के, और अब वहाँ चले गए हॉस्पिटल में मिलने के लिए। तो इनकी कोशिश के ऊपर खुद पीटीआई की तरफ से, खैर पीटीआई के लोग तो हर कोशिश पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बाहर बैठे हुए लोग इमरान खान को बाहर नहीं आने देना चाहते कि उनके डॉलर बन रहे हैं यूट्यूब और उस सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स से, कि उनका दाव ये लगा हुआ है। और यहाँ बैठी हुई जो क़यादत है उनके अपने नंबर बने हुए, फंस गया इमरान खान बीच में। अब वो चाहे पुरानी क़यादत हो या नई क़यादत हो, फैसला इस सेंस में तो इमरान खान ने करना है
कि उनके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात 2 दफ़ा हो चुके हुए, नवंबर 24 में, जनवरी 25 में, और उसके बाद वो कभी कुट्टी करके बैठ जाते हैं कि मैं किसी ने नहीं बात करनी, और फिर कह देते हैं कि बात करनी है तो मुझसे करें, जो कि उनसे नहीं हो रही। तो अब ये जो लोग बीच में अब आए हैं, पता नहीं, शायद उनका ख्याल ये होगा कि हम कोई टेम्परेचर, मतलब आप जैसे अतर भाई कह रहे थे कि कोशिश को तो आप अच्छा कह सकते हैं, लेकिन कोशिश भी किसी बुनियाद पे होनी चाहिए ना। आपको किसी ने रिक्वेस्ट की हो, आप किसकी तरफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आई कि ये किसकी नुमाइंदगी करने चले देखिए, हैं। उनका ये तो इनकी कहना अपनी है, नुमाइंदा फवाद चौधरी हैसियत साहब का, बहुत ज़्यादा फवाद चौधरी साहब का क्वेश्चनेबल हो ये चुकी कहना हुई तो है। किसी हद तक वजह उसे समझा जा सकता है। वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अपने जो लोग हैं वो तो इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई भी संजीदा कोशिश नहीं कर पा रहे, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड वहां से हमें मूव नजर नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि हम फिर खुद ही खान साहब और उनकी एहलिया की रिहाई के लिए हम एक्टिव हुए, और वो कह रहे हैं कोई रास्ता ही नहीं है और कोई, जो तहरीक इंसाफ की अपनी पार्टी जो कर रही है, कर रही है, उसमें तो ये कोई दुरुस्त, डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। ये इस हद तक दुरुस्त बात है, लेकिन ये किसकी हैसियत में कर रहे हैं? इन एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा है, ये दोस्तों का ग्रुप इकट्ठा हुआ है कोई, इनको एकदम ख्याल आया है। लोग तो कहेंगे ना जी, नवंबर में पीटीआई बड़ी तारीख चलना चाह रही है और उसको सबूताज करने के लिए आए हैं। भाई इनकी मतलब मुझे फवाद चौधरी साहब से ज़ाती तौर पे मसला नहीं है, उनकी मैं सियासी हैसियत को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जब इमरान खान उनको ओन नहीं करते, इमरान खान ने उन्हें धुतकारा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी वो GHQ हमला केस में गए, उन्होंने आके बातें बताई, की, सब कुछ किया। फैसल फरीद इमरान खान के बड़े अच्छे वकील, लेकिन वो फवाद चौधरी की वजह से उनको भी पीछे हटाना पड़ा। वो उनकी नुमाइंदगी भी बेहतरीन करते हैं, अभी भी चैनलों पे आते हैं, आप सब गुफ्तगू में बुलाते हैं। लेकिन ये जो कोशिश की है ना इन्होंने, फवाद साहब ने, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फ़ायदा होगा। ये वज़ीर सिवाय इत्तलात ने तो इसके उसका कि खैर टॉक मकदम शोज में किया है, चंद वो दिन कह रहे डिस्कस अच्छी होगा कोशिश है, होना और ख़त्म चाहिए। हो जाएगा। अता तारड़ साहब ने तो वेलकम किया है। नहीं, हुकूमत तो खुद भी चाहती है कि खुद चाहते हैं, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ कि इमरान खान की तरफ से क्या आया जवाब। शाह महमूद कुरैशी के तो वकील का आपने बता दिया, तो वो शाह महमूद तो एक ख़त लिख के भी ऑन और डिसऑन कर सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है ना। मसला तो ये है कि इमरान खान ने कब इनसे कहा है कि टेम्परेचर कम करें। इमरान खान तो खुद टेम्परेचर अप करने के लिए, दोनों कोशिशें उनकी, महमूद खान अचकज़ई वाली और सुहेल आफरीदी वाली, वो टेम्परेचर डाउन करने के लिए तो कोई कोशिश नहीं कर रहे। वो तो अपना समझते हैं कि मैं प्रेशर डालूंगा और शायद कभी कामयाब हो जाऊं और मुझसे कोई झुक के इस्टेब्लिशमेंट आके मिल ले, जो कि नहीं हो रहा। फिलहाल तो अतर काजी साहब तहरीक इंसाफ ने तैयारी तो की थी कि नवंबर में करेंगे बदामत, लेकिन अभी तक उसके आसार नजर नहीं आ रहे। मुफाहमत की वाले से भी एक कोशिश जो शुरू हुई है, उसका भी आज जो है वो ड्रॉप सीन हो गया है। तो फिर किस तरफ जा रहे हैं मुल्की सियासी हालात? जिस तरह से चल रहा है स्टेटस को ऐसे ही बरकरार रहेगा फिर? देखिए, फिलहाल तो मुझे कोई तब्दीली उस तरह नजर नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट। आपने देख लिया कि बार कौंसल्स के इलेक्शन वगैरह भी हो गए, 27वीं आईनी तरमीम की बात भी हो रही है कि वो भी जल्द ले आएगी हुकूमत, आईनी अदालत की भी बात हो रही है। तो मुझे तो वो स्टेटस को ही लग रहा है। हाँ, अगर कोई चीजें हैं, कुछ चीजें देखें ना, इस वक्त हम बहुत सारी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से जो इंडिया कर रहा है, दूसरी तरफ से जो अफगानिस्तान के साथ हमारी सूरत हाल है, आए रोज वहां से हमले हो रहे हैं, यहाँ पे शहादतें हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से चीजों को हमें भी देखना पड़ेगा, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या वफाक की हुकूमत हो, किसी ना किसी हद तक तो आप लोगों को एंगेज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में कुछ इंटरनल इसमें इश्यूज भी हैं जो मुल्क के अंदर है, और उसके साथ साथ इस वक्त जिस तरीके से, पहले तो देखे ना, भारत प्रॉक्सीज इस्तेमाल करता था, अब पूरी अफगान हुकूमत हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो इन सारी चीजों के तनाजुर के अंदर भी अगर आप देखें, तो मेरे ख्याल में उस तनाजुर में मुल्की टेम्परेचर कम करना जरूरी है। अब उसमें खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी भी है और वफाक की भी जिम्मेदारी है। देखते हैं कि किस हद तक इसमें जो है अपना अपना हिस्सा डालते हैं। आमिर इलियास राना साहब, ये जो स्टेटस को है, ये तो फिर हुकूमत वक्त को सूट नहीं करता ज्यादा? तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह नहीं है कि हुकूमत की ग्रिप जो है वो एक के बाद एक इवेंट्स के बाद बढ़ती जा रही है, निज़ाम के ऊपर उनकी दस्तक मजबूत होती जा रही है? जिस तरह से पहले 26वीं आईनी तरमीम हुई, अब 27वीं की बातें भी हो रही हैं। अगर ये भी हो जाती है तो तहरीक इंसाफ के लिए जो स्पेस है, वो जो लीगल स्पेस लेना चाह रहे हैं या सियासी, उसके इम्कानात जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम नहीं होते जाएंगे? देखें, जो सवाल है ना आपका, उसमें तो बिल्कुल जवाब स्ट्रेट यही है कि जी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हुकूमत की स्पेस बढ़ रही है और अपोजिशन की भी बुनियादी तौर पे कम हो रही है और पीटीआई के लिए तो जगह बन नहीं रही। लेकिन इस सब के बावजूद असल बात यह है कि स्पेस सबकी होनी चाहिए। ये बात गवर्नमेंट को समझ है, इसीलिए चाहे वो फवाद चौधरी साहब ने कहीं से भी कोशिश की है, उसको अता तारड़ का आपने बताया कि उन्होंने उसको खुशाइंद करार दिया है, तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ कई दफ़ा ये बात कह चुके कि हमसे बात करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। नहीं कर रही तो पीटीआई इमरान खान की क़यादत में नहीं चाहती, वो फ़ौज से सिर्फ मुज़ाकरात चाहते हैं और फ़ौज उनसे बात नहीं कर रही। फ़ौज कहती है आप सियासतदानों के पास जाएँ। तो जो सिचुएशन बनी हुई है, इसमें चाहे आप
कर लें जितना मर्जी के जी, पता नहीं अफगानिस्तान क्या प्रेशर कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है। तो इस सिलसिले में पीटीआई के लिए तो कोई रियायत नहीं हो रही। आप देख लें हमारे दोस्तों के ट्वीट्स ज़रा, जिस दिन से इंडिया और अमेरिका का दोबारा मुआहदा हुआ है 10 साला, जो 2005 से चल रहा है, तीसरी दफ़ा रिन्यू हो गया है, ये बिल्कुल उस तरह की खुशियां मना रहे हैं जिस तरह का कि इंडिया ने हमला किया था और वो सारे के सारे सोशल मीडिया पे यलगार करने आ गए थे, ओ देखो जी क्या हो गया क्या हो गया, और फिर सारों ने कहा नहीं नहीं हम तो आपके हामी थे। इसी तरह ट्रंप की बात पे मुसलसल, चुके वो कोई 60 बार के करीब कह चुके हुए हैं, तो सब लोग खामोश थे। लेकिन जो ही मुआहदा हुआ उन्होंने कहा देखा इनको ट्रंप ने बेवकूफ़ बना लिया है, बातें वहाँ करता रहा, मुआहदा वहाँ किया। ये इसी तरह में खुश रहते हैं। तो बिल्कुल इनको सियासी तौर पे खुश रहना चाहिए कि अगर गुजारा इन्हीं ट्वीट्स पे करना है, लेकिन सियासी तौर पे उनको समझना चाहिए कि उन्हें अपनी स्पेस लेनी है, उन्हें रास्ता बनाना है, और वो बातचीत से बनेगा, वो टकराव से नहीं बनेगा। जितनी जल्दी पीटीआई की क़यादत ये बात, और जो दस्तयाब क़यादत जो मौजूद है, जो इमरान खान से मिलती है, उन्हें खुल के हौसले के साथ, इमरान खान की 2-4 झाड़ पड़ेंगी, लेकिन इमरान खान के सामने बात करनी चाहिए कि हुजूर पहुंचे तो 2 हैं, साल से ज़्यादा हो गए, आपके इस चक्कर में हम सारे फंस गए हैं। बड़े टाइम बाद आज पहुंचे तो हैं। सलमान अकरम राजा साहब भी पीके शाह महमूद कुरैशी साहब के पास आज उनकी मुलाकात हुई है। देखते हैं उस पर क्या डिस्कशन होती है, क्या वो भी मुफाहमत की बात करते हैं? नहीं, वो तो लोगों के बार बार प्रेशर पे गए हैं, वो किसी सियासत के लिए नहीं गए। उनको शर्म आई है कि देखें वो जो ट्वीट्स कर रहे थे कि जी सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौर मिले हैं जाके शाह महमूद से, वो एक दफ़ा गए ना, जब भी लोगों ने कहा कि यार वो खत लिखने पे मजबूर हो गए कि इमरान खान से कहो कि हमारा भी ख्याल करें, हम जेलों में हैं। तो अब ये जब मिला है तो ये भी चले गए, वरना ये कब जाते हैं? ये लाहौर बैठे हुए नहीं जाते उनके पास। उन बेचारों को तो सारों को छोड़ दिया है। ये इमरान खान के लिए कितने लोग आते हैं ज़रा देख लें। सही है। अच्छा अतर काज़मी साहब, ये जो आजकल हम देख रहे हैं एक दो रोज़ से जो वज़ीर आला केपी हैं सुहेल अफरीदी, उनके हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनकी वीडियोज़ वगैरह कुछ आई हैं जो है पेशावर कैंट में एहतजाज के दौरान की, तो क्या समझते हैं आप ये जो सुहेल अफरीदी के हवाले से भी आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ सकती हैं? देखिए, एक तो जो सियासी टेम्परेचर की बात है ना और मामलात की बात है, उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है। अब आप देख लें कि मखसूस सीटों से लेके इमरान खान साहब की मुलाकातों तक कितनी जगह पे हुकूमत ने कोई प्रैक्टिकल स्टेप उठाया कि जहां पे मुल्क का सियासी माहौल बेहतर हो। वो पंजाब की हुकूमत जो नोटिफिकेशन निकालती है कि इमरान खान को अब वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा, वो रसाई दे देते हैं शाह महमूद कुरैशी तक। उधर तक तो वो इनको जाने देते हैं जो 3 मोअज़्ज़िज़ शख्सियात गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब से किसी को मिलने नहीं देते बशमूल सुहेल अफरीदी के। और जब सुहेल अफरीदी साहब का नाम अनाउंस हुआ, उस वक्त उनके ऊपर मोबाइल चोरी से लेके वतन दुश्मनी तक हर किस्म का इल्जाम लगा दिया गया। फिर अब अगेन उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई गई। तो ये चीजें वफाकी हुकूमत के हाथ में है कि अगर वो माहौल बेहतर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब आप देखें ना, वो मखसूस सीटें जो जिसमें से एक सीट के ऊपर टॉस होना था, बाद में वो वैसे ही दे दी गई। उसके ऊपर जो लोग आए हुए हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बैठ के हुकूमत पे तनकीद करते हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी उनको भी एंगेज कर रहा है, एएनपी को भी कॉल कर रहा है, वो तो सबको एंगेज कर रहे हैं। तो वफाक को भी एंगेज कर लें तो बेहतर होगा। सही है। अच्छा आमिर इलियास राना साहब, टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए वफाकी हुकूमत की ज़रा सबसे बड़ी ख्वाहिश तो उनकी होनी चाहिए, फ़ायदा भी उन्हीं को है। तो ये छोटा सा मामला है, वज़ीर आला हैं, एक सूबे के तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी मुलाकात इमरान खान से अगर हो जाती है तो इसमें क्या मज़ायका है? क्यों वफाकी हुकूमत ने एक ज़िद बांध ली कि मुलाकात किसी सूरत भी नहीं करने देनी? देखिए, मैं तो पहले दिन से इस बात का हामी था और किसी हद तक अब भी हूँ कि ये मुलाकात फ़ौरन हो जानी चाहिए थी, इसको नहीं रोकना चाहिए था। और किसी हद तक क्यों कहा मैंने, देखें इस्टेब्लिशमेंट को कुछ बातें पता होती हैं, हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या चल रहा है। जो इमरान खान का पहला मैसेज जो उनकी हमशीरा ने कहा कि वज़ीर आला केपी तक पहुँच चुका हुआ है, और जिसके बाद काबीना की भी तश्कील हुई, लेकिन उससे वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि हम कलेक्ट्रल डैमेज के ख़िलाफ़ कानून साजी करेंगे। नंबर 1 ये फ़ौज के ख़िलाफ़ कानून साजी करनी है। नंबर 2 जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है उसमें सूबों का कोई ताल्लुक नहीं होता, वो वफाक करता है, और अगर सूबे और वफाक में भी तनाज़ा हो तो वफाक प्रिवेल करता है। कानूनी आइनी पोजीशन ये है। तो क्या ये चीज़ कोशिश की गई है नए वज़ीर आला के ज़रिए? तो शायद इसलिए भी रोका गया है। तो ये बात तो वज़ीर आला को समझाने की है, समझने की है, उनके लोगों की है कि टेम्परेचर अगर हुकूमत बना के चलाने की है तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी, और वफाकी हुकूमत के ऊपर तो है, उससे तो कोई पीछे हट ही नहीं सकता। और वफाकी हुकूमत कई दफ़ा कह चुकी भी है। अब जो बात मैं अभी भी कह रहा हूँ फिर वो दोबारा दोहरानी पड़ती है कि वो जो अगर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं बात कर रही, और आज तक की अब तक की तो यही पोजीशन है कि वो नहीं कर रहे। तो फिर देख लें, फिर ये यूं ही चलेगा तो उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? जो आप कह रहे थे स्पेस तो गवर्नमेंट के पास है, तो फिर पीटीआई को सियासी स्पेस लेने के लिए कुछ तो रास्ता अपनाना है ना। प्रेशर तो वो कई 22 मई 25 मई 2022 से इमरान खान कर क्या रहे हैं?
बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपका और अतर कादमी साहब आपका। आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे चीनी की कीमतों को फिर से पर लग गए हैं और मुल्क में कुछ शहरों में चीनी की कीमतें 220 रुपए तक पहुंच चुकी हैं। इसकी वजह क्या है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में एक बार फिर चीनी के बहरान ने सर उठा लिया है। चीनी की कीमत एक बार फिर अवाम की पहुंच से दूर होती चली जा रही है और इस वक्त ओपन मार्केट में चीनी की सरकारी कीमत पर अदम दस्तयाबी है, जबकि मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों ने डबल सेंचुरी अबूर कर ली है और फी किलो चीनी 190 से 220 रुपए तक फी किलो में फरोख्त की जा रही है। अहम बात यह है कि चीनी की दरामद और मुल्क में वाफिर मिक़दार होने के बावजूद सरकारी निर्ख पर अमल दरामद ख्वाब बंद कर रह गया है। कौमी सतह पर चीनी की कीमतों में पिछले एक साल में 68 से 88 रुपए तक फी किलो तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सरकारी दस्तावेज में गुज़िश्ता एक हफ्ते में चीनी की औसत फी किलो कीमत में 12 पैसे की कमी हुई थी और गुज़िश्ता हफ्ते तक मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत 188 रुपए 81 पैसे थी। इदारा शुमारियात के दस्तावेज के मुताबिक एक साल कबल यानी नवंबर 2024 में मुल्क में चीनी की फी किलो औसत कीमत 132 रुपए 47 पैसे थी और इस वक्त मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत 188 रुपए 69 पैसे पर आ गई है। लेकिन ये सिर्फ दस्तावेजात तक है। तहम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी 210 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है और मुल्क में चीनी की ज्यादा से ज्यादा फी किलो कीमत 210 रुपए से ज्यादा तकरीबन 220 तक भी पहुंच गई है, जबकि पेशावर के शहरी सबसे ज्यादा महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सरगोदा में चीनी की फी किलो कीमत में 23 रुपए तक का इजाफा हुआ है, जिससे कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि कराची और हैदराबाद में चीनी की फी किलो कीमत 5 रुपए तक बढ़ गई है, जिससे हैदराबाद में चीनी फी किलो 195 रुपए और कराची में 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। इस तरह जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की ज्यादा से ज्यादा फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच चुकी है। गो के पाकिस्तान में चीनी का बहरान और चीनी की कीमतों में इजाफा मौसमी नहीं बल्कि हर साल का ये बहरान बन चुका है, जिस पर हुकूमत की जानिब से सिवाय बयानात और इंक्वायरियों और एक्शन के दावों के सिवा कुछ सामने नहीं आता। जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर हर बार के बहरान से खुद के लिए रिलीफ और अवाम के लिए तकलीफ का बायस बनते हैं और बदकिस्मती से बज़ाहिर इस बार भी ऐसा ही हो रहा है और शायद आइंदा भी होता रहेगा। इस मुतालिक मजीद बात करके मैं ज्वाइन किया है माहिर अमूर अजनास शमसुल इस्लाम ने। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि क्या वजह है मुल्क में चीनी एक मतलब फिर से डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई चीनी की कीमत और एक हफ्ते में चीनी की कीमतें जो है वो तकरीबन 32 रुपए तक फी किलो बढ़ी हैं, जबकि अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो उसमें चीनी की कीमत जो है उसमें 68 रुपए से 88 रुपए तक फी किलो का इजाफा हो चुका है। अब तो क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, अब क्या वजह चीनी की कीमतें बढ़ने की? थैंक यू समरबाज फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए जी, ये बुनियादी तौर पे एक वेल प्लान वेल थॉट मिसमैनेजमेंट की गई है। आपको पता है कि इस साल जब सीज़न स्टार्ट हुआ था, लास्ट ईयर का सीज़न, तो उसमें चीनी हमारे पास सरप्लस थी और चीनी की एक्सपोर्ट की गई। उसके बाद फिर चीनी को इंपोर्ट किया गया ताकि प्राइसेस जो है वो इंपोर्टेड प्राइसेस के हिसाब से उनको एक सपोर्ट मिल जाएगी कि नीचे नहीं जाएंगी, वरना चीनी की प्राइसेस बहुत नीचे जा सकती थी। फिर आपने देखा कि मुसलसल हुकूमत ने प्राइस फिक्सेशन की और पूरा साल प्राइस फिक्सेशन करते रहे कि आखिर में आपने 175, 165 इस तरह से आप प्राइस फिक्स कर रहे थे कि आप मार्केट में रिटेल प्राइस ही होगी, होलसेल ही होगी। इसने आपको डिस्टॉर्ट किया। फिर साथ ही जब आप इंपोर्ट करके चीनी हुई आपकी, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने एक और मिसमैनेजमेंट ये दिखाई कि जो शुगर मिल्स की चीनी थी उसको लिफ्टिंग के लिए कुछ ऐसी हर्डल्स क्रिएट की कि वहाँ से लिफ्टिंग नहीं हो रही थी। और जो रिसेंट अभी प्राइस हाइक हुई है उसकी मेन वजह यही थी कि लिफ्टिंग नहीं हो रही थी। अब उसकी लिफ्टिंग अलाउ कर दी गई है, क्योंकि लिफ्टिंग ना करने देने की वजह बुनियादी तौर पे ये समझ में आती है कि जो टीसीपी ने चीनी इंपोर्ट की थी वो मार्केट में बिक सके। आपको पता है कि इंपोर्टेड चीनी जो है वो बारीक चीनी ज़्यादा होती है, कंज्यूमर जो है वो ज़्यादातर कोर्स ग्रेन को पसंद करते हैं और उस चॉइस की वजह से, प्रेफरेंस की वजह से एक ऐसा क्राइसिस क्रिएट हुआ कि लोगों को चीनी क्योंकि मिल नहीं रही थी, सब लिफ्टिंग हो नहीं रही थी, तो एक वैक्यूम मार्केट में आ गया और उससे प्राइसेस बढ़ी। और पिछले आप देखें कि जी 180, 190 तक की पोजीशन बढ़ गई थी और रिटेल मार्केट को 220 के करीब। अभी भी पाकिस्तान में अगर आप देखें तो साउथ में कराची से आप स्टार्ट करें तो 190 रुपये की रिटेल पोजीशन हो चुकी है और नॉर्थ का जो रीजन है यहाँ पर 200-220 रुपये की हो गई है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि आगे जाके चीनी की कीमतें कम होंगी, क्योंकि इस साल फ्लड की वजह से जो आपने लास्ट ईयर का सुना होगा कि बहुत सारा इन्होंने कहा था कि जी सुक्रोज कंटेंट रिकवरी हमारी कम हुई है, लेकिन इस साल रिकवरी इनकी ज़्यादा होगी क्योंकि पानी की वाफर मिकदार मिली है। इस साल चीनी की पैदावार भी बम्पर होगी
और आपकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत जल्द क्रैश हो जाएंगी। लास्ट वीक में 180 थी, अब तक कोई 5 रुपये गिर चुके हैं। और इससे फिर एक आपको फिर आप देखिएगा कि इस पॉलिसी के अंदर जो है एक ऐसा डिस्टॉर्शन की जाएगी कि फिर नया एक क्राइसिस खड़ा किया जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार हर शो में ये कहता हूँ कि आप हुकूमत को जो चाहिए कि चीनी की प्राइसेस से बिल्कुल कंट्रोल से, इसकी पॉलिसी से इसको डीरेगुलेट कर दे, जो ओपन आउट कर दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पाबंदी ना हो और आपकी कोई प्राइस फिक्सेशन नहीं होनी चाहिए। प्राइस फिक्सेशन का मतलब यह है कि आपने लोअर लेवल सेट कर दिया है। अब ये जो हुकूमत की जो पॉलिसी थी कि चीनी हम दरामद करेंगे, मुल्क में जो एक बहरानी कैफियत जाहिर करने की कोशिश की गई थी कुछ लोगों की तरफ से, उसे काउंटर करने के लिए कि हम दरामद करेंगे, लेकिन दरामदी चीनी की कीमत भी ये था, उस वक्त ये कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि हम उसे 170 रुपये तक रखेंगे मैक्सिमम, उससे नीचे ये चीनी रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद पंजाब में जो है वो 220 रुपये तक पहुंच चुकी है, साउथ में जो है वो 190 से 200 के करीब बिक रही है। हमारी तरफ भी इस्लामाबाद की अगर आप बात करें, इस्लामाबाद पिंडी में यहाँ भी 190 से 200 के दरमियान ही चीनी बिक रही है। तकरीबन 31,300 मैट्रिक टन चीनी जो है वो दरामद की गई है जुलाई से अक्टूबर के दौरान। तो दरामद होने के बाद भी 170 के अंदर रहनी थी चीनी की कीमतें, लेकिन ये 200 से क्रॉस कर जाना, आप कह रहे हैं सब मसनूई बहरान है और ये इसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त के ऊपर ही आती है। बिल्कुल, देखें जी, आपकी प्राइसेस क्रैश कर जाती हैं अगर हुकूमत इंपोर्ट ना करती महंगी चीनी। और महंगी चीनी इसलिए इंपोर्ट की गई ताकि लोकल प्राइसेस को सपोर्ट मिले और उसी वजह से कीमत बढ़ी। और अभी आप देखें पॉलिसी डिसीजन ऐसे लिए गए जिसकी वजह से लोकल जो मुकामी चीनी की सप्लाई वो मार्केट में रुक गई थी और मिल से माल लोग नहीं उठा पा रहे थे, इसी वजह से प्राइसेस बढ़ी। और हुकूमत का बार बार आप देखें जी इसमें एक ऑब्सेशन है, गवर्नमेंट ऑब्सेस्ड है कि बिज़नेस करने के लिए, हालांकि ये इंपोर्ट बिल्कुल गैर ज़रूरी थी। हमारी मार्केट के पास जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है वो सरप्लस थी और हमारी कंजम्पशन से ज़ायद पैदावार जब होती है तो फिर आपको ऐसा घबराहट नहीं होती, लेकिन पॉलिसी बार बार ऐसी बनाई जाती है जिसकी वजह से लोकल प्राइसेस बढ़ती हैं। और ये इंपोर्ट का डिसीजन ये इसलिए नहीं था कि प्राइसेस को जो बढ़ गई थी उसको कंट्रोल करना था, बल्कि गिरती हुई प्राइसेस, क्योंकि आपको पता है कि चीनी की पैदावार आपके रिलीजियस जो ओकेजन्स होते हैं उसके ऊपर बढ़ती है, उसके बाद चीनी की पैदावार कम हो जाती है। और अब जबकि विंटर का सीज़न है, अब आपकी बेवरेजेस के इतना इस्तेमाल नहीं है, क्रशिंग आपकी जो बॉयलर्स इग्नाइट हो चुके हैं और आइंदा 8-10 दिन के अंदर आप देखेंगे क्रशिंग स्टार्ट हो जाएगी। और लेकिन उन्होंने अपना एक खेल किया। अब तकरीबन आई थिंक 1,20,000 टन की चीनी अभी आनी है, ऑन द वे है। और जो टीसीपी ने इंपोर्ट की वो चीनी की दो प्राइस उन्होंने सेट की, एक को जो है 175 का रखा कि जो कोर्स ग्रेन थोड़ा सा मीडियम ग्रेन है, और जो फाइन ग्रेन थी बारीक वाली उसको 165 रुपए की बेच रहे थे, ताकि एक मार्केट में ये भी मैसेज आए कि पाकिस्तानी जो चीनी जो कोर्स ग्रेन है, मोटे दाने वाली है, वो उससे बेहतर है। इसी वजह से उसकी प्राइसेस को बढ़ाया गया और अल्टीमेटली बेनिफिशरी आप देख रहे हैं हमारी हुकूमत के अंदर सारे जो हैं लोग जिम्मेदार अहम ओहदों पे, उन सब का बिजनेस है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये जो शुगर केन और शुगर जो है ये एक पॉलिटिकल क्रॉप है, पॉलिटिकल कमोडिटी है, और उसमें बार बार ऐसे किए जाते हैं कि जो गुर्बत में इजाफा करने का बायस बनता है। आपके लोगों की आमदनी कम हो रही है और आप उनको अगर चीनी 200-220 रुपए की रिटेल मिलेगी तो इसका मतलब है कि उनकी आमदनी पे और उसमें कमी आएगी और उनके अखराजात बढ़ेंगे। और आपने भैया देखा कि यहाँ पर लोग जो हैं जिनके पास दूध बच्चों को पिलाने के लिए नहीं है, वो पानी में चीनी मिला के बच्चों को अपने दूध पिलाते हैं ताकि उनको थोड़ी सी न्यूट्रिशन मिल सके, क्योंकि आपका पता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं होती। जो छोटे नौमौलूद बच्चे होते हैं महंगा दूध डब्बे का इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये फिर अब जब क्रशिंग आप कह रहे हैं स्टार्ट हो जाएगी, इसी महीने में स्टार्ट होनी है अगले चंद दिन के अंदर, तो उसके बाद फिर कीमतें नीचे आ जाएंगी, या आप कह रहे हैं कि फिर एक और नया मसनूई बहरान खड़ा किया जाएगा ताकि ये कीमतें नीचे ना आ सके, मेक श्योर किया जाएगा? चूंकि आप बता रहे हैं जिस तरह से, और ये एक ओपन सीक्रेट भी है कि हुकूमती जो कई लोग हैं उनके घर की ये प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये चीनी के साथ हमेशा ये मामला होता है कि मसनूई बहरान यहाँ पर लाए जाते हैं। जी, अभी देखें ना, इंपोर्टेड चीनी आपकी अक्टूबर में आना, और अभी तक अभी रास्ते में भी आपकी है चीनी जो इंपोर्टेड आनी है, क्योंकि अराउंड 3 लाख टन की इंपोर्ट हुई है, तो उसमें 1,80,000 टन तो आ चुकी है, 1,20,000 बाकी बची हुई है। तो वो चीनी जब आएगी तो फिर क्या होगा कि क्रशिंग वाले
जो शुगर केन के ग्रोअर हैं उनको प्राइस सही नहीं देंगे उनकी पैदावार की, क्योंकि अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसमें है ही नहीं गन्ने के अंदर, तो उनको प्राइस सही नहीं दी जाएगी। फिर वो आपके डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, रोड के ऊपर आएंगे, एंगर दिखाएंगे, मोटरवेज को बंद करते हैं। ये सारा आपको ग्रोअर्स का आप देख चुके हो कि किस तरह से वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने एंगर को। तो वो उसका बहाना बना के फिर ऐसा होगा कि मार्केट में सप्लाई शॉर्ट होगी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए जाते हैं, वो गलत है। किसी भी बिजनेस में इस तरह की डिस्टॉर्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जब लिए जाते हैं तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो होता है वो उससे उस ट्रेड से वाबस्ता जो पूरा एक सप्लाई चेन है उनको फायदा होता है। जो अब हो रहा है गंदम के मामले में हो रहा है, जो इसीलिए कि हुकूमत बिल्कुल जो आपने जो निशानदेही की गंदम के साथ जो अब हो रहा है, गंदम की सप्लाई के ऊपर भी जो बैन सूबाई जो उसकी तरसील थी, या फिर अब तो बैन अजलाई के ऊपर भी पाबंदी पंजाब की हुकूमत लगा रही है, तो उससे भी गंदम की तरसील के ऊपर जो है वो जब पाबंदियां लगी हैं तो उससे भी इशू क्रिएट हो रहा है। आटे की जो कीमत है वो बढ़ी है, ज़ाहिर है रिसेंटली उसमें इजाफा हुआ है। और रोटी जो है वो नान भाइयों ने पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो, इस्लामाबाद में तो है पहले ही 25 रुपए की बिक रही थी रोटी और नान जो है, लेकिन अब पंजाब के अंदर जो है उसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई फिर से, और 20 से 25 रुपए तक का जो है वो रोटी और नान जो है वो फरोख्त हो रहे हैं। जी बिल्कुल, यही ना कि जो आपका जो है ना डीएमजीज हमारे जो है वो इस बिजनेस को हैंडल करने के लिए उनको ट्रेन नहीं किया जाता। अगर वो अपने एक्शंस करेंगे कि सप्लाई लिफ्टिंग नहीं करने देंगे, यही प्राइस फिक्स कर दो, ये रिटेलर इस पे प्राइस बेचें, तो उससे मार्केट पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। हमें ओपन मार्केट करनी चाहिए, और ओपन मार्केट का फ़ायदा अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी होता है, क्योंकि आप अब देखें आज तक आपका कोई अगर जून में अगर आप देखें कि कमोडिटी ऑपरेशन 1000 अरब से ज़्यादा का किया गया, और आपका टीसीपी जो चीनी इस वक्त इंपोर्ट कर रहा है उसका कोई जो सर्कुलर डेट बन गया है जो उसने रिसीव करना है मुख्तलिफ अदारों से, वो 325 अरब रुपए तक हो चुका है। तो अल्टीमेट जो रिजल्ट निकलता है वो स्टेट ब्लीड करती है, कंज्यूमर्स को लेकिन हम बहुत ज्यादा तकलीफ दी जाती है कि उनकी जेबों से एक्स्ट्रा पैसे निकलते हैं, पे हम और चीनी हुकूमत भी नुकसान उठा रही है। और जो कार्टेल है चीनी दरामद कर रहे हैं, शमसुल इस्लाम साहब के जब चीनी की क्रशिंग पाकिस्तान के अंदर भी शुरू हो रही है, फिर स्टॉक्स यहाँ पे एक्सेसिव हो जाएंगे, और फिर जो है शायद हुकूमत से इजाजत मांगी जाएगी कि चीनी जो है वो बरामद की जाए मुल्क के अंदर। उसके जो है वो काफ़ी वसी ज़खायर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, उसके जो है एक्सेसिव स्टॉक्स मौजूद हैं, तो फिर वही बहरान, वही साइकिल चलेगा पाकिस्तान के अंदर अगले साल भी। बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से हुकूमत जब भी कंट्रोल करनी चाहेगी किसी की भी चीज़ को, चाहे आटा हो, गंदम है, या आपके चावल है, या चीनी है, उसमें क्राइसिस क्रिएट होते हैं। क्योंकि आपने जब सरप्लस, इतनी चीनी मंगा ली, आपके पास सरप्लस पड़ी थी, लेकिन आपने इंपोर्ट करके ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पास रिजर्व बड़े महदूद हैं, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज इतना नहीं है कि आप फिर भी बात आपने इंपोर्ट की, और इस इंपोर्ट में तो आपको यह है कि आज़रबाईजान की कंपनी जो है उसके साथ उससे फाइनेंस किया गया है, तो उसकी भी कॉस्ट, उसको भी चार्जेस जाएंगे, तो ये खजाने पे एक बोझ होगा। ओपन मार्केट करने से हमारे पास किसी भी चीज़ की, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को खोल दें, आज आपका अगर क्रशिंग सीजन स्टार्ट होता है, चीनी की प्राइसेस नीचे आने शुरू हो जाएंगी, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को खोल दें। जो आपका जो डेटा मैनिपुलेशन होती है ना, जो आपको शुगर इंडस्ट्री डेटा देती है, या गवर्नमेंट के पास इनएफिशिएंट जो आपका जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास एक्चुअल डेटा ही नहीं होता। आप लास्ट टाइम आपको याद होगा कहा गया था कि चीनी की पैदावार कम हुई है, और एक दफा जब बढ़ा दी, एक्सपोर्ट की इजाजत मिल गई, फिर कहना शुरू कर दिया चीनी की पैदावार कम है, उससे पहले कह रहे थे बढ़ा दी गई, और अब जब है आप फिर देखें कि स्टॉक मिलों में पड़े हुए हैं और इंपोर्टेड चीनी भी बिक रही है मार्केट में, तो जराया जो आपके जरे मुबादला का जखायर है उसको वेस्ट किया गया, गवर्नमेंट के खजाने पे बोझ पड़ा, टैक्स पेयर के पैसे से बोझ पड़ा, आपने जो सारा ये किया, चीनी थी वो एक्सपोर्ट कर दी गई, या महंगी यहाँ पे दरामद की जा रही है एक बहरान क्रिएट करके। और तजवीज़ यही है कि जो हुकूमत है उसे इस सारे प्रोसेस के अंदर नहीं होना चाहिए, हुकूमत को इससे निकलना चाहिए और मार्केट के ऊपर छोड़ देना चाहिए सारा मामला, तब जाके ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।